गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजी लेसन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों -q और +q के बीच की दूरी 2a है। हमें इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र में कोण, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं तथा दूरियां आदि प्रदर्शित हैं। माना कि द्विध्रुव कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यह होगी E1 = 1/4πε0K अपॉन Bp²। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर Bp के अलॉन्ग होगी, उसकी दिशा में होगी। E1 = 1/4πε0K Q अपॉन A² + R², क्योंकि Bp √A² + R² है। तो Bp² के प्लेस पे हम इस मान को रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है E1 = 1/4πε0K Q अपॉन A² + R²। इस प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यह होगी E2 = 1/4πε0K Q अपॉन PA²। इसकी दिशा जो होगी वो होगी P से A की तरफ, यानी कि वेक्टर PA की दिशा में। PA² की वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है E2 = 1/4πε0K Q अपॉन A² + R², जहाँ PA = √A² + R²। E1 व E2 का परिणामी ज्ञात करने के लिए हम एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यदि E1 व E2 का परिणामी E हो तो सदिश बीजगणित में हमने पढ़ा है, उस सूत्र का उपयोग यहाँ करते हैं। तो E = √E1² + E2² + 2E1E2 cos 2θ, क्योंकि यहाँ पर E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। E = √E1² + E1² + 2E1² 2 cos² θ-1, क्योंकि हम इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं कि E1 और E2 के दोनों के जो परिमाण हैं वो समान हैं, तथा ट्रिग्नोमेट्री से हम cos 2θ की वैल्यू 2 cos² θ-1 लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो E = हमें मिलता है √2E1² + 4E1² cos² θ-2E1²। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है E = 2E1 cos θ। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। E = 2 × E1 की वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0K Q अपॉन A² + R²। cos θ की वैल्यू हम डायग्राम से रख सकते हैं, तो यह होगी A अपॉन √A² + R²। इसको आगे और इजी करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो E = 1/4πε0K Q × 2A अपॉन A² + R² की पावर 3/2। आगे बढ़ते हैं तो E = 1/4πε0K P अपॉन A² + R² की पावर 3/2। E = 1/4πε0K P अपॉन R² की पावर 3/2। चूँकि डायपोल में जो A की वैल्यू होती है वो R की कंपैरिजन में उसकी तुलना में बहुत कम होती है, अतः A² को हम निगलेक्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो हमें R² बचता है। उसको आगे हल करेंगे तो E = 1/4πε0K P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। इसकी जो दिशा होगी वो द्विध्रुव की अक्ष के समानांतर +q चार्ज से -q चार्ज की ओर होगी। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे व्यंजक होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हम वायु अंतर्वात लेते हैं, मानते हैं कि जो डायपोल है वो वायु अंतर्वात में रखा हुआ है, तो इसकी जो K की वैल्यू है वो K = 1 हो जाएगा।
अतः E इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलम। इसकी जो डायरेक्शन है वो भी पूर्वानुसार होगी। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म यानी कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में समानांतर रेखाओं द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है जिसकी तीव्रता वेक्टर E है। इसमें AB एक डाइपोल यानी कि द्विध्रुव रखा हुआ है जिसके आवेशों -q और +q के बीच की दूरी 2a है। इस डाइपोल को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र E के कारण +q आवेश पर जो फोर्स लगता है वो होता है F1 इक्वल टू QE तथा -q आवेश पर जो फोर्स लगता है वो होता है -F2 इक्वल टू QE। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, जबकि F1 की जो डायरेक्शन होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। इस प्रकार दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, तो दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करेगा। इस बलयुग्म का जो बलयुग्म बलाधूर्ण है उसे हम निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल टू एक बल की जो वैल्यू है वो रखेंगे अपन QE इंटू दोनों बलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है BC। तो टाउ इक्वल टू हमें मिलेगा QE इंटू BC। टाउ इक्वल टू QE इंटू AB साइन थीटा। BC की वैल्यू हम समकोण त्रिभुज ACB से निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण BC अपॉन AB। तो यहाँ पे BC को हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा। चूँकि AB की वैल्यू कितनी है 2a, तो QE इंटू 2a साइन थीटा हमें मिलेगा। अब यहाँ पे Q इंटू 2a की जो वैल्यू है वो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, P के बराबर। अतः टाउ इक्वल टू हमें मिलेगा PE साइन थीटा। अब हम इस फार्मूले की सहायता से यानी कि बलयुग्म के आघूर्ण का जो हमें फार्मूला मिला है उसकी सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसके साथ द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी पूछी जाती है। यदि हम माने यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि जो डायपोल है वो E की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रखा हुआ है या 90 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, तो हमें मिलेगा टाउ मैक्स इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री। तो टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा PE, यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यदि हम पुनः मानते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1 है, तो उस कंडीशन में जो बल आघूर्ण की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो अधिकतम मान होगा वो P के बराबर हो जाएगा। इस फार्मूले से हम द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। इस प्रकार हम द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है वो है द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। यहाँ हम जानते हैं कार्य के लिए बल और विस्थापन की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पर जो घूर्णन गति है, अतः बल के प्लेस पे, बल के स्थान पर हम बल आघूर्ण का उपयोग करेंगे, और यहाँ पर जो विस्थापन है उसकी जगह पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से हम कार्य की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखे हुए द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण लगता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। इस प्रकार हम बलाघूर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। अतः द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में कार्य। अब हम एक छोटा सा एंगल लेते हैं, उस एंगल पर
द्विध्रुव को घुमाते हैं, तो हमें जो कार्य मिलेगा वो मिलेगा अल्प कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। टाउ की जगह हमने जो वैल्यू है उसको रख दिया। अतः द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हम समाकलन का उपयोग करते हैं जो कि 11वीं कक्षा में हम सीख चुके हैं। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन रेंज लगाते हैं 0 टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। W इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो W इक्वल टू हमें मिलता है पी ई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा। चूँकि यह निश्चित समाकलन है, दो सीमाओं के अंतर्गत कर रहे हैं इसे। तो W इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0। W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस 0 की जो वैल्यू है वो 1 है। अतः हमें व्यंजक मिलता है कार्य का W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। इट इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी कि यही अभीष्ट व्यंजक होगा। अब यहाँ पर हम कुछ स्थितियाँ लेते हैं। तो पहली स्थिति लेते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 0। W इक्वल टू पी ई 1 माइनस 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। W इक्वल टू हमें मिलता है 0 मिनिमम, अर्थात इस स्थिति में किया गया कार्य न्यूनतम होता है। सेकंड कंडीशन लेते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि साम्य स्थिति से हम डायपोल को 180 डिग्री कोण पर घुमाते हैं, तब W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। W इक्वल टू पी ई 1 माइनस 1 कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो -1 होती है। अतः हमें मिलता है W इक्वल टू 2PE। यह किया गया कार्य सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अधिकतम होता है। इस प्रकार द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य और उस कार्य की विभिन्न स्थितियों में जो गणना की जाती है उसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो विद्युत क्षेत्र में रखे जो विद्युत द्विध्रुव की किसी स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उस कार्य के बराबर होती है जो उसे मानक स्थिति यानी कि सामने से 90 डिग्री के एंगल पर, जो उसे मानक स्थिति से उस स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। चलिए हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे द्विध्रुव पर लगने वाले आघूर्ण, जो बल आघूर्ण होता है उसका फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, यानी कि कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, चूँकि घूर्णन गति है अतः यहाँ पर जो कार्य होगा वो बलाधूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन होगा। या डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की वैल्यू रखी पी ई साइन थीटा डी थीटा हमें मिलेगा। अतः द्विध्रुव को मानक स्थिति यानी कि 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य होगा। W π/2 2 थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन π/2 2 थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा। इसमें रेंज लगाएंगे π/2 2 थीटा, पी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस π/2। W π/2 2 थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें पी ई माइनस कॉस थीटा प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इस प्रकार यहाँ पर मानक स्थिति यानी कि 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हमें मिलेगा माइनस पी ई कॉस थीटा। लेकिन डेफिनेशन से, परिभाषा से अभी पढ़ा था, यही किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, जैसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात U इक्वल टू होगा W π/2 2 थीटा, E इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। यही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा या व्यंजक होगा। अब यहाँ पे हम एक स्थितियाँ लेते हैं। सबसे पहले स्थिति थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में हमें U की वैल्यू जो मिलती है वो होती है माइनस पी ई, ये मिनिमम होती है। इसमें जो डायपोल होता है वो स्थायी संतुलन में होता है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्थायी संतुलन में होता है। स्थिति 2 लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में हमें U की वैल्यू 0 मिलती है।
चूँकि यहाँ पर u की वैल्यू 0 है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड पोजीशन या मानक स्थिति कहते हैं। स्थिति 3, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तब u इक्वल टू माइनस पी ई साइन कॉस 180 डिग्री, यानी कि पी ई मिलता है जो कि मैक्सिमम होता है। अर्थात 180 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो अधिकतम होती है। अर्थात यहाँ पर जो डायपोल है इस स्थिति में अस्थायी संतुलन में रहता है, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर वो रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं सतत आवेश वितरण, यानी कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है? हमने देखा है विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन्हें आवेशित किया जाता है। तो आवेश कहीं लंबाई में वितरित होता है किसी लंबे पदार्थ पर, किसी क्षेत्रफल में वितरित होता है किसी बड़े पदार्थ पर, या किसी पदार्थ के आयतन में वितरित होता है। तो इस प्रकार से जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत आवेश वितरण है, उसे हम आवेश घनत्व के पदों में 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि चालक रैखिक है, यानी कि तार के रूप में है, तो उस पर जो आवेश वितरित होता है, तो उस स्थिति में यदि चालक की एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम रैखिक आवेश घनत्व के रूप में पढ़ते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में पढ़ते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक की लंबाई स्मॉल एल पर कुल आवेश q हो, तब रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू q अपॉन एल, अर्थात लैम्डा इक्वल टू आवेश बटे लंबाई। यहाँ पर इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो कूलम पर मीटर होगी। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र होगा वो होगा m0 L-1 A1 T1। सेकंड, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है तो चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा कहते हैं। यदि किसी चालक के पृष्ठ पर कुल आवेश स्मॉल q हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन ए। ऐसा यूनिट इसकी होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा m0 L-2 A1 T1। आगे पढ़ते हैं आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन में होता है, यानी कि उसके पूरे वॉल्यूम में होता है, तो चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व यानी कि इसको रोह से निरूपित करते हैं, रोह होता है। यदि किसी चालक के आयतन भी में आवेश स्मॉल q हो तब आयतन आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू q अपॉन भी। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी कूलम पर मीटर q। इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m0 L-3 T1 A1। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए जो बेसिक बातों का पढ़ना भी जरूरी है, तभी हमें आगे डेरिवेशन वगैरह समझ में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण लिखिए। तो इस आर्टिकल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। हमने देखा है कि जब विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगता है धनात्मक चार्ज पर, और ऋणात्मक चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र में जो चार्ज है वो गति कर सकता है, वो मूव कर सकता है। तो अगर चार्ज के गति करने की जो रास्ता है उस पर हम काल्पनिक रेखाएं खींचें तो हमें विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र स्मूथ कर्व है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यह विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा होती है। अब हम इनके गुण के बारे में बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और ऋण नेगेटिव चार्ज पर एलिमिनेट होती हैं। सेकंड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा खुले वक्र होती हैं, यानी कि ओपन कर्व होती हैं। थर्ड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अर्थात दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होता है वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ की जाए, खींची जाए, तो वो एक दूसरे के समानांतर प्राप्त होती हैं। नंबर 5, किसी स्थान पर क्षेत्र रेखाओं का विरल होना, यानी कि दूर दूर होना, विद्युत क्षेत्र का वहाँ पर कमजोर होना या क्षीण होना प्रदर्शित करता है, तथा सघन होना यानी कि पास पास होना वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्र होना प्रदर्शित करता है, यानी कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। इस आर्टिकल से रिलेटेड, इससे संबंधित एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन या तथ्यात्मक प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। अभी इसमें पढ़ा था हमने कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, पॉइंट नंबर 3 में। तो इसका रीज़न क्या है वो पूछा जाता है। तो इसका रीज़न बहुत छोटा सा है। इसका कारण यह है कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शंस प्रदर्शित करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं एक साथ नहीं हो सकती, केवल एक ही दिशा होगी। अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक पॉइंट पर कभी नहीं काटती हैं, यही इसका कारण है। इस प्रकार इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।